C296 शीत ऊर्जा क्रिस्टल पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 296 शीत ऊर्जा क्रिस्टल ये जो पहुंची एक सिर हवा में उड़ गया। यह सुजू एयर का सिर था। ये जियाओ ने धीरे से अपने इन्फिनिटी एज ब्लेड से खून पोंछा और बुदबुदाया, इतने लंबे समय के बाद मुझे उन्हें देखने का मौका देने के लिए धन्यवाद। हालांकि आपको सीमा पार नहीं करनी चाहिए थी। ये जियाओ की हत्या के तुरंत बाद सुजू एयर की लाश हवा में बिखर गई। झाओ यूफेई, झाओ किंगर, जुजियाओ फेई और यूइंग को देखे बिना ये जियाओ एक बार फिर बाहर निकल गया। कई ब्लेड वाली रोशनियां प्रकट हुईं जिन्होंने तुरंत इन 4 महिलाओं को कई टुकड़ों में काट दिया। ये जियो गायब होने से पहले ये दोनों उनके आखिरी शब्द थे। और ठीक वैसे ही भ्रम की तीसरी परत ये जियाओ ने तोड़ दी। गर्जन सुरंग में एक राक्षस की दहाड़ गूंज उठी। ये जियाओ ने अंततः उन भ्रमों के स्वामी को देखा। यह एक 3 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी थी जो एक बहुत ही दुर्लभ अराजक जानवर था। आत्मा का विनाश समय बर्बाद किए बिना ये जियो ने सीधे इसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। 3 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थी। ये जियो के एक के बाद एक अपना भ्रम टूटने से इस जानवर को बहुत झटका लगा। यह केवल ये जियाओ को डराने की कोशिश करने के लिए दहाड़ सकता था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जियो इसकी परवाह नहीं करेगा और अगले ही पल उसकी आत्मा को नष्ट कर देगा। 3 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी की लाश को देखते हुए ये जियाओ ने कहा, मैंने तुमसे कहा था तुम्हें सीमा पार नहीं करनी चाहिए थी। ये जियाओ एक बार फिर आगे बढ़ा। यह नहीं बताया गया कि सुरंग में अन्य अराजक जानवर थे या नहीं। हालांकि 3 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी को मारने के बाद ये जियो ने कोई अन्य अराजक जानवर नहीं देखा। जैसे जैसे मैं इस गुफा में गहराई तक जाता हूँ यह ठंडी क्यों होती जाती है। ये जियाओ पहले की तरह आकस्मिक नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे वे आगे बढ़ा उसने पाया कि यात्रा ठंडी होती जा रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन आइस क्रिस्टल साफ तौर पर पीछे छूट गया था। हालांकि ठंड कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। कोई कारण जरूर होगा। रास्ता बहुत लंबा था। ये जियाओ आधे रास्ते में रुक गया क्योंकि उसे दीवार पर कुछ चमकते क्रिस्टल मिले। वह इसकी गुणवत्ता नहीं देख सका, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये क्रिस्टल ठंडी ऊर्जा के कारण यहाँ संघनित हो गए हैं। वे गुफा के अंदर ठंडी ऊर्जा की अभिव्यक्ति थे। हालांकि ये क्रिस्टल ये जियो के लिए बहुत उपयोगी नहीं थे, तथापि वे निश्चित रूप से इल्यूजनरी स्पिरिट गेट के लोगों के लिए एक खजाना थे। तो ये जियाओ ने इन क्रिस्टलों को खोदना शुरू कर दिया और फिर से चलना शुरू करने से पहले उनमें से 100 से अधिक को खोदा। 15 मिनट बाद उसने पाया कि वह गुफा के अंदर एक विशाल हॉल में पहुंच गया है। यह उस हॉल से भी बड़ा था जहां ये जियाओ ने विशाल आइस क्रिस्टल देखा था। यह दर्जनों मीटर ऊंचा था और शीत ऊर्जा क्रिस्टलों से जड़ा हुआ था। साथ ही यह पानी के एक विशाल कुंड से जुड़ा हुआ था। मूलतः यह एक गोल स्विमिंग पूल था जिसकी परिधि पर एक गोलाकार पथ था। इसमें पानी इतना साफ था कि ये जियाओ बहुत आसानी से नीचे देख सकता था। ये जियाओ ने झील के तल पर एक विशाल क्रिस्टल भी देखा जो 10 मीटर से अधिक लंबा था। वह क्या है? ये जियो ने भौहें सिकोड़ ली और करीब से देखा तो पाया कि यह भी एक कोल्ड एनर्जी क्रिस्टल था। ये जियो द्वारा पहले दीवारों से खोदे गए अन्य कोल्ड एनर्जी क्रिस्टल से काफी बड़ा था। विशाल शीत ऊर्जा क्रिस्टल के पास कुछ जड़ी बूटियां थीं जो ठंड और बर्फीले गुणों की प्रशंसा करती थीं। यह तालाब, इसका पानी वास्तव में पानी नहीं बल्कि तरलीकृत ठंडी ऊर्जा है। ये जियाओ ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया। ये जियाओ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ इतने सारे शीत ऊर्जा क्रिस्टल क्यों थे, लेकिन इस समय
वह जानता था कि दिव्य विध्वंसक रैंक वाला विशाल आइस क्रिस्टल जो उसने पहले देखा था, वह मूल का एक और उत्पाद हो सकता है जिसने इन शीत ऊर्जा क्रिस्टल का भी उत्पादन किया था। तो फिर वह कौन सी चीज है जिसने इतने सारे शीत ऊर्जा क्रिस्टल और उस विशाल बर्फ क्रिस्टल का उत्पादन किया था? ये जियाओ इसे ढूंढने के लिए कृत संकल्प था। अभी के लिए उन्होंने विशाल शीत ऊर्जा क्रिस्टल पर ध्यान केंद्रित किया जो पहले देखे गए आइस क्रिस्टल ये जियो से कमतर नहीं था, चाहे वह आकार में हो या ऊर्जा में। विशाल कोल्ड एनर्जी क्रिस्टल को घूरते हुए ये जियो ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया, क्योंकि उसे विशाल कोल्ड एनर्जी क्रिस्टल से कुछ इंच की दूरी पर कुछ काले धब्बे दिखाई दिए। वे हैं बीज। वे चीजें किस प्रकार के बीज हैं ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी और देखता रहा। फिर वह करीब से देखने के लिए बाहर निकला लेकिन अचानक रुक गया। उन्हें यह अजीब लगा कि तरल शीत ऊर्जा से भरे तालाब के आसपास कोई प्राणी नहीं था। क्या सचमुच वहां कोई नहीं था या वे अदृश्य थे? जबकि ये जियाओ सतर्क हो गया और अपने आसपास का निरीक्षण करता रहा, एक विशाल छाया उसकी बाएं ओर चमकी। ये जियाओ यह बिल्कुल नहीं बता सका कि यह क्या था सिवाय इसके कि यह दर्जनों मीटर लंबा था। इससे पहले कि ये जियाओ प्रतिक्रिया दे पाता, वे विशाल छाया उसके पीछे आई और हमला कर दिया, जिससे ये जियाओ को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जियाओ इस समय वास्तव में अवाक रह गया था। वास्तव में किस प्रकार का प्राणी उसे कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकता है? स्पष्ट है कि वह जो भी था उसमें अद्भुत शक्ति थी। उस प्राणी की खेती प्रतिबंध की सीमा के अंतर्गत हो सकती है, तथापि उसकी ताकत उत्पत्ति संलयन संप्रभु क्षेत्र की सीमा को पार कर गई होगी। वह विशाल छाया फिर से चमक उठी। हालांकि ये जियाओ इस बार तैयार था। उन्होंने इन्फिनिटी एज ब्लेड निकाला और सभी दिशाओं में शूटिंग से पहले ब्लेड रोशनी की कई किरणें दिखाई दी। पुरुष, पुरुष, पुरुष। हालांकि वे प्राणी बहुत तेज था और ब्लेड लाइट से बचने की कोशिश कर रहा था, फिर भी ब्लेड लाइट की कुछ किरणें उसके शरीर पर पड़ी, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। हालांकि वह जीव फिर भी न तो रोया और न ही किसी प्रकार की आवाज निकाली। दूसरी ओर ये जियो पूल के अंदर चमका और बाहर टेलीपोर्ट करने से पहले विशाल कोल्ड एनर्जी क्रिस्टल को अपनी स्थानिक रिंग में रखा हुआ विशाल प्राणी ये जियाओ के हमले के प्रति लापरवाह नहीं हो सकता था। वह जानता था कि ये जियाओ के अगले हमले से बचना असंभव होगा, इसलिए उसने कार्यवाही की और पहले ये जियो पर हमला किया। वह ये जियाओ के सामने आया और उस पर पंजा मारा। इसी क्षण ये जियाओ ने इस विशाल आकृति को स्पष्ट रूप से देखा। यह एक विशाल सफेद भेड़िया था जिसके माथे पर बर्फ के टुकड़े की छाप थी। ये जियाओ ने देखा कि इस विशाल सफेद भेड़िए का पंजा ठंड से ढका हुआ था। आत्मा का विनाश पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सामान्य स्थिति में लौटने से पहले ये जियाओ की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। विशाल भेड़िए की हरकत बीच में ही ठिठक गई और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। इससे अधिक मृत नहीं हो सकता। हम्प, क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम्हारे पास मुझे घायल करने का कोई मौका है? ये जियाओ ने ठंडी सांसें भरी और फिर तरलीकृत शीत ऊर्जा से भरे पूल पर ध्यान केंद्रित किया। इस समय शून्य बिखरने वाले भाले ने अचानक ठंडी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया की। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा ली और शून्य बिखरने वाला भाला निकाल लिया और शीत ऊर्जा पूल के प्रति दिखाए जा रहे अत्यधिक लालच को महसूस किया। क्या आप ठंडी ऊर्जा को अवशोषित करना चाहते हैं? ये जियाओ आश्चर्यचकित था। आखिरकार शून्य बिखरने वाले भाले की विशेषता ठंडी नहीं बल्कि शून्य थी। हालांकि यह अपनी वर्तमान स्थिति में शून्य को प्रभावित करने के लिए बहुत कमजोर था। ये जियाओ को पता था कि जब तक शून्य को चकनाचूर करने वाला भाला विकसित होता है, तब तक शून्य को तोड़ना एकमात्र विचार नहीं रह जाएगा।
फिर सवाल यह था कि शून्य बिखरने वाला भाला शीत ऊर्जा को अवशोषित करने का लालच और इरादा क्यों दिखा रहा था? क्या इस शीत ऊर्जा तरल में कुछ खास है? जरा ठहरिए, ये जियाओ ने गहराई से भौहें चढ़ाई। उसने अचानक सोचा कि शून्य बिखरने वाला भाला शीत ऊर्जा क्रिस्टल पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन अब यह शीत ऊर्जा तरल पर प्रतिक्रिया कर रहा है। कोई कारण जरूर होगा। अंत में ये जियाओ ने शून्य बिखरने वाले भाले को छोड़ दिया, जो उड़ गया और पूल की गहराई में जा गिरा। इसने तरलीकृत शीत ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया, इसके बजाय यह पुल के तल में चला गया और अचानक गायब हो गया। हम ये जियाओ इससे अधिक हैरान नहीं हो सकता था। एक क्षण में शून्य को चकनाचूर करने वाला भाला अभी भी वहीं था और अगले ही क्षण वह गायब हो गया। शून्य बिखरने वाले भाले के साथ बंधन के कारण ये जियो यह महसूस करने में सक्षम था कि भाला अब इस स्थानिक क्षेत्र में नहीं था, बल्कि कहीं दूर, बहुत दूर था। क्या वहां नीचे कोई स्थानिक चैनल है? ये जियाओ ने अपनी दिव्य भावना फैलाई और उस स्थान को छुआ जहां शून्य बिखरने वाला भाला गायब हो गया था। दरअसल जैसे ही ये जियाओ ने उस स्थान को छुआ, उसे लगा कि उसकी दिव्य भावना एक भंवर में खींची जा रही है। एक पल के लिए ये जियाओ को यह भी महसूस हुआ कि अगर उसने जल्दी से अपनी दिव्य भावना को वापस नहीं लिया तो वे उन्हें खो सकता है। अंत में ये जियाओ ने जबरदस्ती अपनी दिव्य भावना को वापस ले लिया और अपनी जिज्ञासा को दबा दिया। वर्ल्ड शैटरिंग स्पीयर के साथ मेरा संबंध अभी भी बना हुआ है। मैं पहले इस जगह का पता लगाऊंगा, गुफा के मास्टर को मार डालूंगा, जल स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करूंगा और फिर इस जगह की जांच करने आऊंगा। ये जियाओ ने उस स्थान पर आखिरी बार गहराई से नजर डाली जहां शून्य बिखरने वाला भाला गायब हो गया था और जाने के लिए मुड़ गया। उन्होंने शीत ऊर्जा के तरलीकृत पुल को भी अछूता छोड़ दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें दैश मैप दान करें। 397 अध्याय 297 गुफा का स्वामी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 297 अध्याय 297 गुफा का स्वामी। ये जियाओ ने एक और अंधेरी सुरंग में कदम रखा जो उसे एक अलग हॉल में ले गई। यह हॉल अन्य हॉलों से भिन्न था। यहाँ रोशनी धीमी थी और उसका रंग थोड़ा लाल था। इससे पहले कि ये जियाओ अपने आसपास अच्छे से नजर डाल पाता, उसने देखा कि एक मानव आकार की छाया एक कोने से निकल रही है और दीवार पर मुक्का मार रही है। बम धमाके के साथ ही दीवार का वह हिस्सा तोप के गोले की तरह उड़ गया। अरे यह क्या चीज है? ये जियाओ ने अपने दिल में शांप दिया। वह हैरान रह गया क्योंकि वह छाया वास्तव में परछाई की तरह थी। यह एक मानव आकार का काला प्राणी था जिसका कोई चेहरा मोहरा नहीं था। इसकी आंखें, नाक, कान या मुंह नहीं थे। ये जियाओ ने पहले कभी इस तरह का प्राणी नहीं देखा था। इसके अलावा ये जियाओ महसूस कर सकता था कि इस छाया के शरीर से उठने वाली आभा औसत रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र की योद्धाओं की तुलना में बहुत मजबूत थी। छाया ने ये जियाओ के झटके को नजरअंदाज कर दिया और धीरे धीरे ये जियाओ की ओर आगे बढ़ गई। उसके चलने से उत्पन्न शोर पूरी गुफा में गूंज उठा। श्वेत विनाश मुट्ठी। ये जियाओ ने मुक्का मारा जिससे हवा में सफेद मुट्ठी की एक बड़ी छाप दिखाई दी जिसने छाया पर हमला किया। टकराना छाया उड़कर जमीन पर लुढ़क गई, लेकिन फिर यह फिर से खड़ा हो गया जैसे ये जियाओ के हमले का कोई मूल्य ही नहीं था। ये जियाओ ने हार नहीं मानी। वह छाया के सामने आ गया और उसे लगातार मुक्के मारने लगा। बजना 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 ऐसा लग रहा था कि छाया को ये जियाओ ने दबा दिया था और उसने विरोध करने की शक्ति खो दी थी। इसका शरीर घावों से छलनी हो गया था। ये जियाओ ने मुक्का मारना बंद नहीं किया।
उसने कुछ ही समय में दर्जनों से अधिक बार शैडो के शरीर पर अपना मुक्का मारने का मौका जब्त कर लिया। हालांकि लगातार हमलों के बाद भी ये जियो केवल इस प्राणी के शरीर पर कुछ स्थानों पर घाव करने में सक्षम था। उनका शरीर सचमुच बहुत मजबूत था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पुनः उत्पन्न करने की क्षमता भी थी। बहुत ही कम समय में सारे घाव और चोटें अपने आप ठीक होगी। इसकी पुनर्जनन गति बिल्कुल भी कम नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यह एक भयावह विशेषता थी जो इस छाया प्राणी के पास थी। धिक्कार है। इस छाया से निपटना वाकई मुश्किल है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह छाया इस गुफा की मालिक है? छाया से बहुत दूर खड़े होकर ये जियाओ इस बारे में बहुत सोच रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए। वह निराश नहीं था क्योंकि उसे अभी भी अपने सभी तुरुप के पत्तों का उपयोग करना था। दरअसल लड़ाई तो अभी शुरू हुई है और उसकी अंतरात्मा ने ये जियाओ को बताया कि छाया से निपटना आसान नहीं हो सकता है। वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ने का आनंद भी लेना चाहता था। इसलिए ये जियाओ ने इस लड़ाई में अपनी आत्मा को नष्ट करने की क्षमता का उपयोग नहीं करने का फैसला किया। साथ ही वह ब्लड लाइन क्षमताओं का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक इसकी वास्तव में आवश्यकता न हो। इसके अलावा ये जियाओ भाले से संबंधित किसी भी क्षमता का उपयोग नहीं कर सका, जैसे कि ड्रैगन डिस्ट्रॉइंग द हेवंस जिसे उसने दोबारा बनाया था। आखिरकार उसका भाला अब उसके पास नहीं था। दोनों विरोधियों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक बार फिर लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार थे। दो रोशनियां, चांदी और काली, गुफा के अंदर लगातार चमकती रहती थीं, जिससे अदला बदली की गगनभेदी ध्वनियां उत्पन्न होती थीं। समय समय पर गुफा की दीवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और हवा में इतनी तरंगें पैदा होती थीं कि पूरी गुफा हिल जाती थी। लड़ाई जारी रही क्योंकि ये जियाओ ने छाया को गुफा से बाहर खींच लिया और उसके सिर पर लात मारी, जिससे वह अंधेरी सुरंग में उड़ गया। छाया वापस गुफा में चली गई और एक क्षण बाद ये जियाओ को उड़ते हुए भेजा गया। लेकिन फिर ये जियाओ अविश्वसनीय गति से वापस उड़ गया और छाया की छाती पर मुक्का मारा। छाया उड़कर दीवार से टकरा गई, जिससे दीवार फिर से फट गई, जिससे गुफा के अंदर एक और बड़ा विशाल हॉल खुल गया। वे एक के बाद एक चालें चलते रहे। कुछ मिनट बाद ये जियाओ को शैडो पर हमला करते और शैडो के शरीर पर लगातार अपनी मुट्ठी मारते हुए देखा जा सकता है। बम! छाया ने पीछे मुक्का मारा और ये जियाओ को जल्दी से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। गर्जन अंत में मानो छाया क्रोधित हो गई। उसने आकाश की ओर देखा और जोर से दहाड़ने लगी। ये जियाओ को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई जब उसने देखा कि बिना मुंह वाली छाया का चेहरा वास्तव में खुल रहा था और वह आकाश की ओर गर्जना कर रही थी। अगले ही पल छाया के शरीर पर आग उभर आई। हालांकि यह आग गर्म नहीं बल्कि ठंडी थी, बहुत ठंडी। यह इतना ठंडा था कि ये जियाओ ने नहीं सोचा था कि वह लंबे समय तक आग का विरोध कर सकता है। क्या यह उन सभी ठंडी ऊर्जाओं का स्रोत हो सकता है? ये जियाओ हैरान रह गया क्योंकि आग इतनी ठंडी थी कि ये जियाओ को लगा कि उसका खून जमने लगा है। ये सिर्फ एक की एहसास था, सच्चाई नहीं। हालांकि यह अभी भी डरावना था। उसी समय ये जियाओ को एहसास हुआ कि छाया की ताकत दोगुनी हो गई है। हालांकि इसकी खेती तो नहीं बढ़ी, लेकिन ताकत में बढ़ोतरी भयावह थी। यह अवश्य ही इस गुफा का स्वामी होगा। ये जियाओ को अब यकीन हो गया था कि यह छाया ही गुफा की मालिक थी। यदि वह जल स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करना चाहता है तो उसे इसे हराना होगा। बूम! यह किसी विस्फोट की आवाज नहीं थी, बल्कि उस गति की बाद की आवाज थी जिस गति से छाया ये जियाओ की ओर बढ़ी। ये जियाओ का चेहरा बहुत बदल गया। अपना हाथ लहराते हुए उसने इन्फिनिटी एज ब्लेड निकाला।
ड्रैगन की हड्डी पकड़कर उसने छाया का सामना किया जो अब उससे केवल आधा मीटर की दूरी पर थी। वह बहुत तेज है। पाये जियाओ ने यह भी नहीं देखा कि छाया ने कैसे हमला किया, लेकिन उसका इन्फिनिटी एज ब्लेड उड़ गया था और वह दीवार से टकरा गया था। सौभाग्य से जब ये जियो को इन्फिनिटी एज ब्लेड पर हमला महसूस हुआ तो उसने छाया के घातक हमले से बचने के लिए कुछ मीटर दूर टेलीपोर्ट किया। ये जियाओ के पास शब्द नहीं थे क्योंकि गुफा का मालिक वास्तव में बहुत मजबूत था। क्या बुरी नजर वाले गोल्डन लायन ने वास्तव में सोचा था कि ओरिजिन फ्यूजन सॉवरियन क्षेत्र में अपनी खेती की सीमा के साथ कोई भी इस राक्षस को हरा सकता है? यह बिल्कुल असंभव है। यह छाया एक राक्षस है जिससे निपटना सबसे मजबूत रहस्यवादी शासकों के लिए भी बहुत कठिन होगा। यदि ये जियाओ के पास अपने स्तर से ऊपर लड़ने की ताकत नहीं होती तो वे इस छाया के लगातार हमलों के तहत पहले ही कई बार मर चुका होता। बुरी नजर वाले गोल्डन लायन ने इस परीक्षा की कठिनाई को इतना अधिक क्यों बढ़ा दिया? क्या चयन के लिए इतनी ऊंची शर्तें रखना वाकई उचित है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई भी गहरे सागर की गहराई से एक भी नियम स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाया है। उन्हें नहीं पता कि कितने लोगों ने यह परीक्षा दी, लेकिन वे अपने दिलों में शिकायतें लेकर मर गए होंगे। उन्हें अन्याय महसूस हुआ होगा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यह तो बस बदमाशी है। गर्जन छाया एक बार फिर ये जियाओ पर दहाड़ी और फिर से उस पर झपट पड़ी। हालांकि इस बार ये जियो तैयार था। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? ये जियाओ ने ठिठुरते हुए ठहाका लगाया और अपना हाथ बढ़ाया। इन्फिनिटी एज ब्लेड तुरंत ये जियाओ के हाथ में लौट आया। ये जियाओ के शरीर से एक भयानक ब्लेड इंटेन फूटा। भागती हुई छाया अपनी जगह पर रुक गई और अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ ये जियाओ के ब्लेड को देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि छाया स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसकी आत्मा ये जियो द्वारा बंद कर दी गई है। यह ब्लेड सोल थी जिसे ये जियाओ ने स्वर्ग में समझा था। हालांकि अराजकता के लोगों पर इसका ज्यादा असर नहीं होता है, लेकिन कम से कम ब्लेड सोल हमलों को और अधिक मजबूत बना सकता है। अगली बार जब मैं सुबह के सितारों की भूमि पर लौटूंगा तो मैं लिन हाओ को तलवार वृत्ति का प्रदर्शन करवाऊंगा। ये जियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। लिन हाओ को तलवार वृत्ति का प्रदर्शन करवाकर वे ब्लेड वृत्ति को समझने के लिए अंतर्दृष्टि की आंखों का उपयोग करेगा। ये जियाओ ने आखिरकार अपना हमला शुरू कर दिया। मध्य हवा में ब्लेड प्रकाश का एक चाप उत्पन्न हुआ और अचानक हवा का एक चक्र उत्पन्न हुआ जिससे अनगिनत पवन ब्लेड आसपास के वातावरण पर हमला करने लगे। टकराना। छाया पहले से ही बंद थी और वह हमले से बच नहीं सकी। ब्लेड की रोशनी का चाप छाया के शरीर पर गिरा, जिसने तुरंत उसके शरीर के निचले आधे हिस्से को दो हिस्सों में तोड़ दिया और उन्हें उड़ने के लिए भेज दिया। फू ये जियाओ ने छाया की ओर देखा और सोचा कि क्या छाया मर गई है। हालांकि छाया ने अचानक अपना हाथ उठाया और जमीन पर गिर पड़ी। एक विशाल काली हथेली हवा में दिखाई दी और ये जियाओ के शरीर पर गिरी। दरार। ये जियो को उड़ते हुए थप्पड़ मारा गया। इस हमले से उनका सिर चकरा गया। ये जियाओ इस हमले के पीछे की विशाल शक्ति से हैरान था। भाड़ में जाओ, मैं लापरवाह था। ये जियाओ ने अपने दिल में बुदबुदाया और छाया की ओर देखने से पहले अपना सिर हिलाया। फिर उसने देखा कि कैसे छाया का निचला हिस्सा एक दूसरे से दोबारा जुड़ने लगा। यह दृश्य वास्तव में बहुत भयानक था लेकिन साथ ही गहरा भी था। लानत है, यदि मेरा मजबूत शरीर ना होता तो उसके पिछले हमले से मेरी पसलियां चकनाचूर हो गई होती। ये जियाओ ने गहरी सांस ली और चमक के साथ छाया के सामने आ गया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें।
संपर्क करें _साइट मैप दान करें सीड्स और 98 अध्याय 298 शाश्वत रानी और लालांख पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 298 शाश्वत रानी और लालांख डरावनी छाया के खिलाफ ये जेओं की गहन लड़ाई के दौरान विशाल शून्य के एक दूर अज्ञात हिस्से में कुछ असाधारण घटित हुआ। इस घटना ने कई देशों में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी। अचानक इस सुदूर शून्य में एक विशाल दरार खुल गई, जो पहले से अबाधित अंधेरे को चीरती हुई निकल गई। यह शून्य के ताने बाने में दरार की तरह था, मानो अराजकता अप्रत्याशित रूप से घायल हो गई हो। वुश इस अशुभ दरार से एक गहरी लाल आंख निकली, एक भयानक और अस्थिर इकाई जो शून्य की गहराई में खुली हुई थी। इसका स्वरूप अवास्तविक और दुःस्वप्न जैसा था, जो द्वेष और अकल्पनीय शक्ति की आभा बिखेर रहा था। ऐसा लगता है कि यह संपूर्ण अराजकता का एक गूढ़ दृष्टि से सर्वेक्षण कर रहा है। दरार और गहरी लाल आंख के इस उद्भव ने सभी भूमियों में एक अजीब और परेशान करने वाली घटना को जन्म दिया। एक बार शांत और नीला आसमान एक भयानक और पूर्वाभास वाले रंग में बदल गया, मानो अराजकता भी इस द्वेषपूर्ण घुसपैठ पर प्रतिक्रिया कर रही हो। जो माहौल कभी जीवन और शांति से भरपूर था, वे बोझिल और दमनकारी हो गया। द्वेष की भावना हवा में छा गई, घने दमघोंटू कोहरे की तरह जो भूमि पर छा गया। ऐसा महसूस हुआ मानो अचानक प्रकट हुई भयावह शक्ति के बारे में जानकर भूमियां स्वयं अपनी सांसें रोक रही थीं। यह घटना आसमान और जमीन की हवा से भी आगे तक फैली हुई थी। गहरी लाल आंख के प्रकट होने पर पृथ्वी ने ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। कई भूमियां जो लाल आंख के सबसे निकट थीं, प्रतिक्रिया करने लगीं। एक समय इन जमीनों पर जीवंत और सुंदर परिदृश्य जल्द ही विचित्र रूपों में बदल गए। पेड़ सूख गए और नदियां अंधेरी और अशुभ बहने लगीं। भूमि का सारे अलौकिक उपस्थिति से दूषित लग रहा था। सभी देशों में लोगों को एक बेचैन करने वाली बेचैनी, आसन विनाश की भावना महसूस हुई जो उनके दिलों में घर कर गई। यह एक सामूहिक भय था, एक मान्यता थी कि गहरी लाल आंख कुछ अप्राकृतिक और द्वेषपूर्ण, कुछ समझ से परे की घोषणा कर रही थी। जब ये जियाओं ने छाया से लड़ाई की, तो वे शून्य में होने वाली भयावह घटनाओं से अनजान रहा। चूंकि उसने अपनी खेती सील कर दी थी, इसलिए वह दरार की उपस्थिति और अराजकता पर गहरी लाल आंख की द्वेषपूर्ण दृष्टि को महसूस करने में असमर्थ था। एज़्योर स्काईलाइन की पवित्र निषिद्ध भूमि एज़्योर स्काईलाइन की पवित्र निषिद्ध भूमि संपूर्ण अराजकता में एकमात्र पवित्र निषिद्ध भूमि है। इस निषिद्ध भूमि पर स्पिरिटास जाति का नियंत्रण है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एज़्योर स्काईलाइन की पवित्र निषिद्ध भूमि में क्वीन को एक पहाड़ के ऊपर अपनी आंखें बंद करके शांत चिंतन में बैठे देखा जा सकता था, जो आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता था। वह अनुग्रह और शक्ति की प्रतिमूर्ति थी। उनकी उपस्थिति से अलौकिक अधिकार का संचार होता था। यह पवित्र भूमि के बीच में शांत एकांत का क्षण था। हालांकि एक अभूतपूर्व घटना सामने आने पर इस पवित्र स्थान की शांति भंग हो गई। परे के विशाल शून्य में एक विशाल दरार अस्तित्व में आ गई। जैसे ही दरार दिखी, क्वीन को इसका एहसास हो गया। उसकी आंखें अचानक खुल गईं, जिसमें शून्य में चौंकाने वाली घटना प्रतिबिंबित हुई। उसने सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। जैसे ही उसने आकाश की ओर देखा जो एक अवांछित घटना का स्वागत कर रहा था, उसकी आंखों में गहरा परिवर्तन आया। वे अपने सामान्य रंग से हरे रंग की मंत्रमुग्ध कर देने वाली छाया में परिवर्तित हो गए, जिसके भीतर निरंतर तरंगें झिलमिला रही थीं। उसकी गहरी नजर हर बाधा को पार कर सीधे उस विशाल लाल आंख पर पड़ी जो शून्य की दरार में दिखाई दे रही थी। नीला सर्प सम्राट रानी फुसफुसाई, उसकी आवाज में पहचान और चिंता का भाव था। उसी समय
उसकी आंखों में अत्यंत शीतलता की झलक दिखी, जिसमें पूरी पवित्र भूमि को जमा देने की ताकत छुपी हुई प्रतीत हो रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह पहाड़ से गायब हो गई और उस विशाल लाल आंख के सामने फिर से प्रकट हो गई, जो खंडित शून्य के पार से देख रही थी। यहाँ तक कि ये जियाओ भी अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता के साथ रानी द्वारा एक पल में तय की गई दूरी को पार नहीं कर सका। रानी इस विशाल लाल आंख के सामने चींटी के समान थी। हालांकि उसकी अचानक उपस्थिति ने भी विशाल लाल आंख का ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही विशाल लाल आंख ने क्वीन की ओर देखा, एक उत्सुक अभिव्यक्ति उसके अस्थिर चेहरे पर आ गई। उसके अचानक प्रकट होने से ऐसा लग रहा था जैसे वे स्तब्ध हो गया हो। फिर मानो उसने रानी को पहचान लिया हो। विशाल अराजकता में एक कर्कश आवाज गूंजी, अनंत रानी झिवुनवांग। अगर ये जियाओ यहाँ होता तो वे निश्चित रूप से चौंक जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह रानी निश्चित रूप से वह रानी नहीं है जिसे वह जानता है। हालांकि उनके नाम बिल्कुल एक जैसे थे। रानी का नाम पुकारने वाली यह आवाज पूरी अराजकता में घूमती रही। हालांकि अजीब बात है कि किसी ने भी इस आवाज को नहीं सुना। मानो उस लाल आंख का मालिक कभी कुछ बोलता ही नहीं था। हालांकि रानी ने उन शब्दों को स्पष्ट रूप से सुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लाल आंख का आश्चर्य तुरंत ठंडी हंसी में बदल गया। इसमें मजाक उड़ाया गया। हा हा हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ छुपे होंगे। क्या वह भी इस जगह पर छिपा हुआ है, अपनी चोटों और ताकत को ठीक करने का प्रयास कर रहा है? रानी ने भौहें चढ़ा ली, लेकिन जल्दी ही शांत होगी। फिर उसने लाल आंख के मालिक के उपहास का तिरस्कारपूर्ण खराटे से जवाब दिया। बैंक उसके अस्तित्व से एक जबरदस्त आभा फूट पड़ी, एक भयानक शक्ति जो अराजकता में तरंगित हो गई। दरार गड़गड़ाहट रानी द्वारा प्रकट की गई इस प्रकट शक्ति के परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष खंडित हो गया और अनगिनत भूमियों पर आपदा आ गई। फिर भी रानी को उसकी आभा द्वारा बरपाए गए कह की कोई चिंता नहीं थी। उसका ध्यान केवल लाल आंख पर था। इस समय उसके पास उस आपदा की परवाह करने का समय नहीं था जो उसकी आभा ने अराजकता में ला दी थी। दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपनी नजरें उस बुरी नजर पर जमाई और कड़ी चेतावनी दी, यदि आप अपनी बची हुई एक आंख को बचाना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप तुरंत चले जाएं। एज़्योर सरपेंट मोनार्क के नाम से जानी जाने वाली इकाई, जो उस लाल आंख का मालिक भी था, को कुछ याद आया। उसकी पहले से ही लाल आंखें उसके दिल में उभरे गुस्से के कारण तुरंत और भी लाल हो गईं। वह घटना एक ऐसा निशान थी जो उसके दिल से नहीं मिट सकती थी। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि कैसे एक विशाल भाले और एक ब्लेड ने उसकी दोनों आंखों को अंधा कर दिया था, जिससे उसकी ताकत आधे से भी कम हो गई थी। वह अभी भी अपनी ताकत वापस हासिल नहीं कर पाया था। सौभाग्य से उनकी 3 आंखें थीं, अन्यथा वह सचमुच अंधा हो गया होता। यह नफरत, वे उस व्यक्ति को मारकर अपनी बदला लेने की प्यास जरूर बुझाएगा और तभी उसकी नफरत खत्म होगी। एज़्योर सर्प सम्राट ने ठंडी खराटे ली और उसकी आवाज विशाल अराजकता में एक बार फिर गूंज उठी। हालांकि पहले की तरह केवल रानी ने ही उसकी आवाज सुनी। उन्होंने तवनज़ कसते हुए कहा, क्या आपको विश्वास है कि आप 2 यहाँ हमेशा के लिए छुपे रह सकते हैं? हम पहले ही 8वीं बाधा को पार कर चुके हैं। केवल अंतिम बाधा, 9वीं बाधा बची है। एक बार जब हम उस आखिरी बाधा को तोड़ देंगे, हा हा हा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस समय क्या होगा। उसे कोई नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि उसे कोई नहीं बचा सकता आप। शाश्वत रानी उन डरावने शब्दों के साथ लाल आंख धीरे धीरे बंद हो गई, और जैसे ही बंद हुई, सभी अजीब घटनाएं और अस्थिर परिवर्तन जिन्होंने अराजकता को जकड़ लिया था, अचानक बंद हो गए।
अराजकता ने एक बार फिर अपनी सांसें रोक लीं और एक असहज शांति की ओर लौट गईं। यही वह समय था जब शून्य में पड़ी दरार अपने आप ठीक होने लगी थी। कुछ ही समय में दरार पूरी तरह गायब हो गई। रानी के लिए यह मुठभेड़ गहरे तनाव और आशंका का क्षण था। इज़्योर सर्प सम्राट की उपस्थिति को महसूस करते हुए उसके भीतर जटिल भावनाएं जागृत होगी। वह इस आसन खतरे से राहत और चिंता दोनों महसूस कर रही थी। उसने उसकी बातें नोट भी कर लीं। 8 बाधाएं टूट चुकी हैं और केवल अंतिम बाधा शेष है। जैसे ही उसे यह याद आया, उसकी आभा एक बार फिर अवचेतन रूप से फूट पड़ी। रानी की शक्ति के विस्फोट से उत्पन्न घटना अपने दायरे में प्रलयंकारी थी। जैसे ही उसकी आभा बढ़ी, इसने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी जिससे पूरी अराजकता फैल गई। अंतरिक्ष स्वयं कांप उठा और वास्तविकता का ताना बाना उसकी अपार शक्ति के भार से तनावग्रस्त हो गया। आपदा ने नीचे की भूमि पर प्रहार किया। हालांकि रानी ने जल्द ही अपनी ताकत पर नियंत्रण कर लिया। उसने भी अपनी आभा वापस ले ली और अपना हाथ लहराया। सभी भूमि जो अपना सार खो चुकी थी और उसके और इज़्योर सर्प सम्राट के कारण विनाश के कगार पर थीं, बहुत तेज गति से ठीक होने लगीं। बहुत जल्द भूमि पूरी तरह से ठीक हो गई। ऐसा लग रहा था मानो उन पर कभी कोई विपत्ति आई ही न हो। हालांकि जमीन तो वापस आ गई, लेकिन खोई हुई जिंदगियां वापस नहीं आईं। रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी आह भरी। अगले ही क्षण उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी अलौकिक हरी आंखें पहले से ही ये जियाओं की आकृति पर टिकी थीं जो अभी भी छाया से जूझ रही थी, घावों के बदले घावों का आदान प्रदान कर रही थी। कमल, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उससे कहो कि वह छोटे छोटे मामलों को जल्दी से निपटाए और जितनी जल्दी हो सके सभी नियम स्रोत क्रिस्टल प्राप्त कर ले। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। हालांकि ये जियाओं के ब्रह्मांड के अंदर अराजकता का कमल प्रतिक्रिया में कांप उठा। साफ था कि उसे रानी की बातें स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। दूसरी ओर रानी एक बार फिर गायब हो गई। इज़्योर स्काईलाइन की पवित्र निषिद्ध भूमि में पहाड़ की चोटी पर उसी स्थान पर फिर से प्रकट हुई। उसी समय प्रत्येक भूमि पर रहने वाले लोग उन घटनाओं के बारे में बात करने लगे जो अभी घटित हुई थीं। 7 अधिपति बलों में से 6 ने अपने लोगों को यह जांच करने के लिए भेजा कि अभी क्या हुआ था। जहां तक स्पिरिटास जाति का सवाल है, इस जाति के मुखिया ने अपने मन में कई सवालों के साथ पवित्र निषिद्ध भूमि में कदम रखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें सीड्स 99 अध्याय 299 मिशन विफल हो गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 299 मिशन विफल हो गया है। लानत है, ये जियाओ धीरे से जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर पहले से ही घावों से भरा हुआ था। वह काफी समय से शैडो के साथ युद्ध में उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी विजयी नहीं हुआ। ये जियाओ के पास कई तरकीबें थीं और शैडो के पास भी ऐसा ही था। ये जियो ने अपनी वर्ल्ड एक टर्मिनेटिंग फिस्ट, स्लॉटरिंग एबिसल क्लॉ, 9 हेल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑयल पॉइजन इम्यूनिटी और टेलीपोर्टेशन तैनात की थी। छाया के साथ युद्ध के दौरान क्षमताएं। हालांकि शैडो के पास अपनी सभी क्षमताओं के लिए काउंटर थे। यह अविश्वसनीय गति के साथ आगे बढ़ा, जहरीला स्पर्श दिखाया और स्लॉटरिंग एबिसल क्लॉ को चकनाचूर करते हुए आसानी से विश्व विनाशक मुट्ठी का मुकाबला किया। सबसे गंभीर रूप से 9 हेल ट्रांसफॉर्मेशन एक डोमेन प्रकार की क्षमता थी। जब ये जियाओ ने इस क्षमता को सक्रिय किया और गुफा को 9 नरकों में बदलने के लिए अपने डोमेन का विस्तार किया, तो उसने सोचा कि जीत उसकी मुट्ठी में थी। दुर्भाग्य से वह बिल्कुल गलत था।
छाया एक रहस्यमय इकाई थी जिसमें समान रूप से शक्तिशाली डोमेन प्रकार की क्षमता थी जिसे छाया क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। जब ये जियाओ ने नाइन हेल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया, गुफा को आग से भरे 9 नरकों के दायरे में बदलकर अपने डोमेन का निर्माण किया, तो छाया ने तेजी से अपने स्वयं के डोमेन शैडो दायरे का आह्वान किया। इस क्षमता ने ये जियाओ द्वारा बनाए गए 9 हेल्स को अंधेरे में डुबा दिया और सहजता से उसके डोमेन का मुकाबला किया। ये जियाओ ने अपनी 9 क्षमताओं में से 5 का उपयोग कर लिया था और अपनी कई चोटों को ठीक करने के लिए छठी लाइफ रिकवरी का उपयोग करने की कगार पर था। इस सटीक क्षण में अज्ञात कारणों से अराजकता का कमल अचानक कांप उठा। ये जियाओ ने इसकी उत्तेजना को महसूस किया, लेकिन कारण की समझ का अभाव था। अराजकता के कमल का ऐसा व्यवहार अभूतपूर्व था। असामान्य प्रतिक्रिया को देखते हुए इसके पीछे कोई तर्क तो होगा ही। इससे पहले कि ये जियाओ आगे पूछताछ कर सके, लोटस ऑफ कैओस ने तत्काल संदेश दिया, आपको इस लड़ाई को जल्दी से समाप्त करना होगा। समय समाप्त हो रहा है, जल्दी करें और जितनी जल्दी हो सके सभी नियम स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करें। हालांकि ये जियाओ को समझ में नहीं आया कि कैओस का कमल इतनी जल्दबाजी में क्यों बोला, लेकिन उसे अंदाजा हो गया कि कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कैओस के लोटस ने पहले ये जियों को सूचित किया था कि उसे पहले कैओस सॉवरेन बनने और सभी 108 नियम स्रोत क्रिस्टल को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, तभी यह उसके सभी सवालों का जवाब देगा। ये जियाओ ने प्रारंभिक शर्त पूरी कर ली थी, फिर भी बाद की आधी शर्त साकार होने से बहुत दूर थी। जब अराजकता के कमल ने पहली बार इस शर्त को सामने रखा, तो उसने उपलब्ध सीमित समय पर भी जोर दिया। अब इसने वही संदेश दोहराया। ये जियाओ ने बाद में अराजकता के कमल पर सवाल उठाने का संकल्प लिया। उनकी तत्काल प्राथमिकता लड़ाई को समाप्त करना था। जीवन पुनर्प्राप्ति। ये जियाओ ने जो पहला काम किया वह अपनी चोटों से उबरना था। इसके बाद उसने छाया की ओर देखा, जो अपनी चोटों से भी उबर रही थी। इसकी पुनर्जनन क्षमता तेजी से इसके घावों को भर रही थी, जैसे कि ये जियों को महसूस हो रहा हो। उसने लाल आंखों से ये जियों को घूर कर देखा। अपनी पहली मुठभेड़ के दौरान छाया के चेहरे पर कोई विशेषता नहीं थी। फिर भी जैसे जैसे लड़ाई शुरू हुई, धीरे धीरे इसका एक मुंह और अंततः आंखें विकसित होगी। प्रारंभ में इसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं, लेकिन अब वे गहरे लाल रंग में परिवर्तित हो गई थीं। ये जियाओ से जूझने से स्पष्ट रूप से छाया पर भी असर पड़ा। छाया एक असाधारण रूप से दुर्जय प्रतिद्वंद्वी साबित हुई, खासकर ये जियाओ की खेती पर मुहर लगने के साथ। इसके अतिरिक्त ये जियो ने पुष्टि की कि छाया गुफा में व्याप्त शीत ऊर्जा का स्रोत थी। जब भी इसका रक्त टपकता, तो यह छोटे शीत ऊर्जा क्रिस्टलों में क्रिस्टलीकृत हो जाता। हालांकि वह उन परिस्थितियों के बारे में अनिश्चित रहे जिनके कारण शैडो ने इतनी बड़ी मात्रा में रक्त बहाया, जिसके परिणाम स्वरूप विशाल कोल्ड एनर्जी क्रिस्टल का निर्माण हुआ। ये जियों को संदेह था कि इसका बुरी नजर वाले गोल्डन लायन से कुछ लेना देना होगा। अरे दोस्त, मैं शुरू में कुछ और राउंड के लिए जाने की योजना बना रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई अधीर हो रहा है। अब हमारी लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है। ये जियाओ ने ये शब्द बोले और फिर धीरे से बुदबुदाया। आत्मा का विनाश। कई घंटों तक चली लड़ाई को अचानक समाप्त करने के लिए केवल उन 2 शब्दों की आवश्यकता थी। छाया के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसका प्राण बुझ गया और वह पीछे की ओर डह गया। इसकी मजबूत पुनर्योजी क्षमताओं के बावजूद एक बार यह पूरी तरह से नष्ट हो जाने और बिखर जाने के बाद अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त नहीं कर सका। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन गहरे पानी से भरे स्थान पर एक विशाल सुनहरा जीव सतह पर सोता हुआ दिखाई दिया।
मानो कुछ घटित होने का आभास हो। उसने अपनी काली और लाल आंखें खोल दी। वाह, एक आवाज आसपास गूंज उठी। उसने वास्तव में छाया को मार डाला। यहाँ तक कि छाया को उस गुफा का मालिक बनने के लिए मजबूर करने के लिए मुझे भी उसे बहुत घायल करना पड़ा और उसकी खेती को नुकसान पहुंचाना पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसा कोई सामने आएगा। उसने केवल एक ओरिजिन फ्यूजन सॉवरियन के साथ छाया को मार डाला। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति बिल्कुल भी सरल नहीं है। शुरुआत में मुझे केवल यही आशा थी कि कोई कम से कम छाया के साथ समान आधार पर लड़ेगा। लोगों को मारने के लिए कहना केवल युद्ध के दौरान निराशा में पड़ने के लिए है। छाया को मारकर उसने मेरे परीक्षण के दायरे को पार कर लिया है। चूंकि यह मामला है, ऐसा लगता है कि मुझे 5 नियम स्रोत क्रिस्टल का अगला संरक्षक बनने के लिए सही व्यक्ति मिल गया है। मैं अब मुक्त हो सकता हूँ। जैसे ही छाया की मृत्यु हुई, गुफा कांपने लगी। यह क्या हो रहा है? ये जियाओ ने भौहें सिकोड़ ली और तुरंत समझ गया कि गुफा गिरने वाली है। बिना कुछ सोचे उसने वापस हॉल में टेलीपोर्ट किया जहां विशाल बर्फ का क्रिस्टल हवा में तैर रहा था। वह आइस क्रिस्टल को छूने ही वाला था कि शेर का बच्चा एक बार फिर सुनहरी रोशनी की चमक के साथ उसकी दृष्टि के सामने आया। शेर के शावक ने गुफा की कंपाकंपी को नजरअंदाज कर दिया और कहा, तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए हो। यह परीक्षा केवल तुम्हारी ताकत की जांच करने के लिए थी। मैंने तुम्हें गुफा के मालिक को मारने के लिए कहा था, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम सच में ऐसा कर पाओगे। मेरी उम्मीदें यह केवल आपके या किसी अन्य व्यक्ति के लिए था कि कम से कम समान आधार पर छाया से लड़े। हालांकि आपने न केवल छाया से लड़ाई की, बल्कि उसे मार भी डाला। मैं तुम्हें जल स्रोत क्रिस्टल केवल तभी देने जा रहा था यदि तुमने बांधने के लिए छाया से संघर्ष किया होता। अब जब तुमने उसे मार डाला है, तो मैंने तुम्हें अगला अभिभावक बनाने का फैसला किया है। मैं तुम्हें जल स्रोत क्रिस्टल दूंगा, 5 तत्व। हालांकि उससे पहले तुम्हें मुझे ढूंढना होगा वास्तविक गहरे समुद्र की गहराई में। आए पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इन शब्दों के साथ गोल्डन लायन शावक गायब हो गया। ये जियाओ ने छाया को मारने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब शेर का बच्चा उससे कह रहा था कि पहले सच्चे गहरे समुद्र की खाई में आओ और पहले उसे ढूंढो। तभी ये जियो को नियम स्रोत क्रिस्टल प्राप्त होंगे। ये जियाओ शाप देने ही वाला था कि अचानक उसे एक मजबूत स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस हुआ और वह अचानक गुफा से गायब हो गया। वास्तव में यह सिर्फ ये जियो ही नहीं था। अन्य 5 लोग जो जलीय ओरिजी फ्यूजन सॉवरियन रियलम जानवर के खिलाफ खूनी लड़ाई लड़ रहे थे, वे भी गायब हो गए। जब परिवेश फिर से साफ हो गया, तो 5 लोगों ने पाया कि वे पहले ही गहरे समुद्र की खाई के बाहर दिखाई दे चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों फॉर्मेशन मास्टर्स और डिवाइन इंस्क्रिप्शन मास्टर्स को भी गहरे समुद्र के रसातल से टेलीपोर्ट किया गया था। हालांकि उनमें से सैकड़ों अनुपस्थित थे। यह स्पष्ट था कि सैकड़ों फॉर्मेशन मास्टर्स और दिव्य शिलालेख मास्टर्स पहले ही गहरे समुद्र की गहराई में मर चुके थे। क्या हो रहा है? हम बाहर क्यों हैं? मैं अभी भी एक डरावने जानवर से लड़ रहा था और अगले ही पल मैंने खुद को यहाँ पाया। हाँ, मुझे भी अनुभव हुआ था। मैं एक टेंटेकल राक्षस द्वारा मारे जाने वाला था। सौभाग्य से मुझे टेलीपोर्ट कर दिया गया था, अन्यथा मैं पहले ही मर चुका होता। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? गहरे समुद्र की खाई के अंदर कुछ चल रहा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि बुरी नजर वाला गोल्डन शेर बाहर आने वाला है? हमारी भूमि को शाप मत दो। यदि बुरी नजर वाला सुनहरा शेर बाहर आता है, तो हमारी भूमि पर ऐसी आपदा का अनुभव होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि गहरे समुद्र के अंदर किसी प्रकार की संरचना सक्रिय हो गई होगी, जिसके कारण सभी को टेलीपोर्ट करना पड़ा। सभी ने बातें करना शुरू कर दिया।
अपना आश्चर्य और सदमा दिखाया और दूसरों को गहरे समुद्र की गहराई के अंदर अपने अनुभवों के बारे में बताया। साथ ही वे ब्लू वैली की भूमि में नंबर 1 फॉरबिडन ग्राउंड में प्रवेश करने के बाद जीवित वापस आने के लिए भी बहुत उत्साहित थे। प्रेसिडेंट गु, क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ था? कुछ दूरी पर राष्ट्रपति गु, लिंग्यू, यूम्यू और युलून खड़े देखे जा सकते थे। उन सभी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे। लिंग्यू की बातें सुनकर राष्ट्रपति गु अपनी हतप्रभ स्थिति से उबर गए। फिर उसने अपना सिर हिलाने से पहले एक बार फिर आसपास का निरीक्षण किया। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया है। बोलते समय उसने यूम्यू और युलून की ओर देखा, उनसे कुछ सुनना चाहा। हालांकि राष्ट्रपति गु को उत्तर देने के बजाय यूम्यू और युलून ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर युलून ने एक टोकन निकाला और बोलने से पहले उसे सक्रिय किया। मिशन विफल हो गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें CH300:1 एक बहुत ही अजीब स्थिति। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन गहरे समुद्र के रसातल में कहीं हवा में बिजली चमकी और एक जोरदार धमाके की आवाज हवा में गूंज उठी। गहरे समुद्र के रसातल के बाहर टेलीपोर्ट किए गए अन्य लोगों के विपरीत ये जियो इस स्थान पर दिखाई दिए। जैसे ही वह यहाँ आए, सबसे पहले उन्होंने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। अपने आश्चर्य के लिए ये जियाओ ने उस स्थान से दर्जनों किलोमीटर दूर समुद्र में घूमते हुए 3 विशाल भंवरों की खोज की, जहां वे दिखाई दिया था। उस बुरी नजर वाले सुनहरे शेर ने मुझसे उसे वास्तविक गहरे समुद्र की खाई में खोजने के लिए कहा और फिर मैं इस स्थान पर प्रकट हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि असली गहरे समुद्र की खाई उन 3 भंवरों के पीछे स्थित हो? ये जियो के ऐसा अनुमान लगाने का एक कारण था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन 3 विशाल भंवरों के पीछे का समुद्र पूरी तरह से अंधेरा था। हालांकि ये जियाओ अभी भी 3 भंवरों से बहुत दूर खड़ा था, फिर भी वे उनके पीछे का दृश्य देख सकता था। दरअसल भंवरों के पीछे का समुद्र न केवल अंधकारमय था, बल्कि बहुत अव्यवस्थित भी था। जब ये जियाओ ने ऐसा सोचा, तो उसे इस मामले के सच होने का संदेह हुआ। अंत में उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। ये जियाओ अपने रास्ते पर चला गया, लेकिन उसे रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ भंवर बहुत तेज था। यह इतना मजबूत था कि ये जियाओ को कमजोर महसूस हुआ। ये जियाओ ने भंवर के दूसरी ओर सीधे टेलीपोर्ट करने की कोशिश की। हालांकि उसने पाया कि उसका शरीर थोड़ा धुंधला हो गया था, लेकिन उसे टेलीपोर्ट नहीं किया गया था। उनका टेलीपोर्टेशन रद्द कर दिया गया। यह देखा जा सकता है कि यह भी संरचनाओं और दिव्य शिलालेखों का परिणाम था। इस जगह पर लगे प्रतिबंधों के कारण ये जियाओ को कई काम करने से रोक दिया गया था। न केवल वह टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था, बल्कि वह उड़ भी नहीं सकता था। ये जियो जानता है कि जब तक वह अपने शरीर पर लगी सील को तोड़ता है, वह निश्चित रूप से अपनी इच्छानुसार काम कर सकता है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। हालांकि काफी सोचने के बाद भी उन्होंने सील को नहीं हटाया। यह भी बुरी नजर वाले गोल्डन लायन द्वारा किया गया एक परीक्षण था। यह देखना चाहता है कि क्या ये जियाओ उस स्थान पर पहुंच सकता है जहां वह छिपा हुआ है, आराम कर रहा है या नहीं। इस बिंदु को समझते हुए ये जियाओ ने सील को हटाने और एक ही बार में सभी प्रतिबंधों से मुक्त होने के बजाय खुद पर भरोसा करके इस परीक्षा को पास करने का फैसला किया, क्योंकि उसकी क्षमताएं प्रतिबंधित हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन भंवरों से बहुत दूर खड़े होकर और अपनी दिव्य भावना से समुद्र तल की स्थिति को समझते हुए ये जियाओ ने पाया कि यहाँ का समुद्र भी धारणा को ढालने में सक्षम प्रतीत होता है। उसकी दिव्य इंद्रिय अब समुद्र के अंदर केवल 1000 मीटर की गहराई तक ही पहुंच सकती थी। हालांकि जब उन्होंने बाहर भी ऐसा ही करने की कोशिश की,
तो उनकी दिव्य भावना ने आसानी से 10,000 मील से अधिक की दूरी तय कर ली। फिर भी यह अभी भी बहुत कम था। यहाँ तक कि 1,000 मीटर की गहराई पर भी ये जियाओ ने कई जलीय अराजक जानवर देखे। समुद्र से निकटतम 100 मीटर के भीतर अधिकतर टेंटेकल राक्षस थे। ये जियाओ धीरे धीरे भंवर की ओर आगे बढ़ा। इन भंवरों का स्तर मजबूत था और निश्चित रूप से अन्य सभी मूल संलयन संप्रभुओं के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेगा, क्योंकि ये जियाओ को भी खतरा महसूस हुआ था। हालांकि ये जियाओ की वर्तमान काया बहुत मजबूत थी, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं डरता था। कहने की जरूरत नहीं है, वह बस एंडलेस ब्लेड्स ओशनिक टर्टल या स्वर्गीय दानव में तब्दील होने का विकल्प चुन सकता है। भंवरों की शक्ति उसे जरा भी हिला न सकी। ये जियाओ ने आसमान की ओर देखा। इस समय भंवरों के अतिरिक्त सर्वत्र लहरें घूम रही थीं और आकाश घने काले बादलों से ढका हुआ था। ये जियाओ को यह भी नहीं पता था कि इस समय दिन था या रात। न तो वह दिन था और न ही रात। आसमान काला नहीं बल्कि राख जैसा काला था, जो बहुत अजीब लग रहा था। जब ये जियाओ भंवर के काफी करीब पहुंच गया तो वे अंदर गोता लगाने से पहले झिझका। समुद्र की सतह पर भंवर अंदर सब कुछ ऐसा कर सकते हैं। हालांकि अगर उसने समुद्र के अंदर तैरना चुना तो क्या होगा? हालांकि कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। समुद्र में प्रवेश करते हुए ये जियाओ को लगा कि समुद्र की धारा बेतहाशा बढ़ रही है। उन्होंने यह भी पता लगाया कि यह समुद्री धारा पूर्णतः दिशाहीन निकली। उसे एक विशाल शक्ति द्वारा बाईं ओर खींचा गया और फिर एक विशाल लहर द्वारा दाईं ओर धकेल दिया गया। समुद्री धाराएं उससे टकरा रही थीं, लेकिन अगले ही पल ये जियाओ को अचानक आकर्षण की एक शक्तिशाली शक्ति महसूस हुई, जिसने उसे आगे की ओर खींच लिया। ये जियाओ ने चूसने वाले बल से मुक्त होने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, आकर्षण बल बहुत मजबूत हो गया और ये जियो एक भंवर की सीमा के अंदर समा गया। तुरंत ये जियाओ ने गोलाकार गति में घूमना शुरू कर दिया और न जाने कितना समय बीत गया जब ये जियाओ आखिरकार इस अजीब भंवर के प्रतिबंध से बाहर निकला, तो उसने खुद को एक पूरी तरह से अलग समुद्र में पाया। यह समुद्र बिल्कुल काला था। क्या यह उन 3 भंवरों के दूसरी ओर का समुद्र नहीं है? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी और पलट गया। हालांकि जहां भी वह देख सकता था वह काला समुद्र था। कहीं भंवर का नामो निशान तक न था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन क्या हुआ है? ये जियाओ हैरान और हैरान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। शायद यह संरचनाओं या दैवीय शिलालेखों का काम है। अंत में ये जियाओ केवल गहरे समुद्र की गहराई में मौजूद हजारों संरचनाओं और दिव्य शिलालेखों को ही सब कुछ बता सका। क्या यह असली गहरे समुद्र की खाई है? ये जियाओ ने बुदबुदाया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। रास्ते में ये जियाओ ने कई घृणित बड़े जीव देखे। उनके शरीर काले थे, उनके मुंह नुकीले दांतों से भरे हुए थे और उनके शरीर पर अजीब निशान थे। इन अजीब प्राणियों के कुछ हिस्सों को किसी चीज ने काट लिया था, लेकिन वे अभी भी जीवित थे। ये जीव ज्यादा स्मार्ट नहीं लग रहे थे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये जियाओ को देखा तो वे सभी उसे काटने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि ये जीव निश्चित रूप से ये जियाओ के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। ये जियाओ ने लापरवाही से उन सभी से निपटा जो उसे काटने आए थे। ये जियाओ इन प्राणियों से निपटते हुए देख रहा था जब उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और वह दाईं ओर चला गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि पानी की एक लहर के रूप में उसके शरीर में एक तेज करंट प्रवाहित हो रहा है और वह पूरी तरह डूब गया है। अरे वह क्या था? ये जियाओ अपने चेहरे पर आश्चर्य के साथ फिर से सतह पर आया। उन्हें यकीन था कि यह निश्चित रूप से प्राकृतिक रूप से बनी लहर नहीं थी, क्योंकि इसका केवल एक छोटा खंड था। इसके अलावा
अभी अभी उसके शरीर के पास से कुछ निश्चित रूप से गुजरा है। अगर वह चकमा न देता तो शायद वह चीज उसके शरीर से जोर से टकराती। अपनी ताकत और जागरूकता के बावजूद ये जियाओ यह देखने में असमर्थ था कि उसके पास से क्या फूट पड़ा। इससे ये जियाओ सतर्क हो गया। उसने अब अजीब बड़े जीवों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सावधानी से गोता लगाया और आगे बढ़ गया। जब ये जियाओ ने 2000 मीटर की गहराई तक गोता लगाया तो वे थोड़ा भ्रमित हुआ। उसकी आंखों के सामने अब भी अंधेरा था। अशांत लहरों का एहसास बहुत पहले ही गायब हो चुका था। हालांकि उसे बार बार स्थानिक बल के निशान महसूस होने लगे। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी और सोचा, अजीब है, यह जगह बहुत अजीब है। इस जगह पर स्थानिक बल इतनी बार कैसे प्रकट हो सकता है। जब वह सावधानी से नीचे गोता लगा रहा था तभी उसने अपना सिर तेजी से उठाया और पाया कि समुद्र थोड़ा हिल रहा था, जिसे वह सामान्य परिस्थितियों में महसूस नहीं कर पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वह अभी भी समुद्र के अंदर गहराई में था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन भला कोई समुद्र के हिलने का एहसास कैसे कर सकता है। जबकि यह जियाओ अभी भी भ्रमित था। उसने एक बार फिर महसूस किया कि स्थानिक बल उसकी सही दिशा में उससे बहुत दूर नहीं दिखाई दे रहा है। वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ा और समुद्र में एक दरार दिखाई दी। तभी उसने एक विशालकाय प्राणी को दरार से बाहर निकलते देखा। गर्जन इस विशाल प्राणी ने ये जियाओ को ढूंढ लिया और उस पर जोर से दहाड़ा। फिर वे उस पर झपटा, उसे काटने के लिए दौड़ना चाहा। आत्मा का विनाश। ये जियाओ ने जल्दबाजी में प्राणी की आत्मा को नष्ट कर दिया, जिससे वे रुक गया, पलट गया और मर गया। लानत है, ये जियो मदद नहीं कर सका लेकिन श्राप दिया। यहाँ सब कुछ वाकई अजीब और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। क्या यह असली गहरे समुद्र की खाई का खतरा है? ये जियाओ अभी भी उस स्थिति पर विचार कर रहा था जब उसे मृत प्राणी के शरीर से एक अजीब ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस हुआ। उसने एक बार फिर प्राणी की लाश की ओर देखा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके आंतरिक अंग सिकुड़ रहे हैं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या बकवास है, ये जियाओ हैरान रह गया क्योंकि मृत प्राणी का शरीर वास्तव में बिना रुके छटपटा रहा था, जैसे कि अनगिनत छोटे कीड़े उसके विशाल शरीर के अंदर और सतह पर कहर बरपा रहे हों। ये नजारा देखने में बेहद घिनौना था। ये जियाओ ने एक बार फिर टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, हालांकि उसकी टेलीपोर्टेशन क्षमता फिर भी काम नहीं आई। अंत में वे केवल लगातार तैर सका और खुद को उस प्राणी से सैकड़ों मीटर दूर कर सका। टकराना। इसी समय उस जीव में अचानक विस्फोट हो गया, जिससे समुद्र के अंदर उत्पन्न हुई सुनामी उत्पन्न हो गई। लानत है, ये जियाओ ने शाप दिया लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। सुनामी ने उसे एक पल में ही निगल लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।